ये ड्राफ्ट आज लाकर उसकी समस्त जो औपचारिकताएं हैं पूरी करेंगे। इसके बाद इसका जो विधिक रूप से जो परीक्षण है वो परीक्षण भी होगा, इसका अध्ययन करेंगे और चर्चा करने के बाद, परीक्षण करने के बाद विधानसभा का जो हमने विशेष सत्र, जो ये विशेष सत्र आ रहा है, इस सत्र में इसको रखेंगे और जो कानून बनना है, एक्ट बनना है, विधेयक बनना है, उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। सब चीज को ढकने के लिए एक उनका फिर से प्रयास है, हर बार चुनाव से पहले होता है। लेकिन हम देखेंगे आर्टिकल 14 से लेकर 30 तक जितने संविधान में धाराएं दी गई हैं वो सब कुछ ना कुछ आपको बताती हैं, आपके अधिकार देती है, आपके कर्तव्य बताती है। उनका कितना उल्लंघन इसमें हो रहा है या होगा, वो देखने वाली चीज होगी। में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड में यूसीसी के मसौदे के लिए जो समिति बनी थी उसने रिपोर्ट सौंप दी है। इसी दरमियान काफी आरोप प्रत्यारोप भी चले। आपको बताना चाहूंगा कि जब धामी सरकार बनी, उनके पार्ट 2 यानी कि धामी सरकार सेकंड जब उनका टर्म शुरू हुआ, तो उस दरमियान यूसीसी को लेकर कैबिनेट में 2022 में ही एक मसौदा पारित करवाया और उसमें एक कमेटी बनाई गई जिसमें सुप्रीम रिटायर्ड जस्टिस भी रहे, और कमेटी के साथ में ही 20,000 लोगों से, जो कमेटी का दावा है कि उन्होंने रूबरू संपर्क किया, करीब 2.5 लाख लोगों से ऑनलाइन संपर्क किया गया। उसके बाद में मसौदा तैयार किया गया है और दिल्ली हो चाहे और भी दूसरी जगह अब्रॉड में लोग बैठे हैं, उन्हीं से भी सुझाव लिए गए हैं। खैर, लेकिन अब कमेटी आ गई है, कमेटी की रिपोर्ट सरकार के पास में आ गई है। अब बड़ा सवाल यह है कि जो राजनीतिक दल हैं, यूसीसी को लेकर के जब फोन किया गया थी कमेटी, तब से ही सियासी पारा चढ़ा हुआ है। उसकी वजह क्या है? हमारे साथ में पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कमलेश रमन जी भाजपा से हैं, शांति प्रसाद भट्ट साहब हमारे साथ यूकेडीसी हैं, शांति प्रसाद भट्ट साहब हमारे साथ कांग्रेस से हैं, और हमारे साथ प्रदीप कुकरेती जी हैं जो उत्तराखंड आंदोलनकारी हैं। मैं भट्ट साहब, कांग्रेस प्रवक्ता, उनसे मैं जानना चाहूंगा कि यूसीसी को लेकर के गवर्नमेंट का एजेंडा है और कोई हिडन एजेंडा नहीं है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसे लागू करने की अपनी पहल कर रही है, तो विवाद कहां पे है? नमस्कार, पहले आपके सभी श्रोताओं को मैं नमस्कार कर रहा हूं और मेरे पैनलिस्ट साथियों का भी अभिनंदन कर रहा हूं। मुझे खुशी है कि आज हमारे 3-4 वरिष्ठ साथी कुकरेती जी और भट्ट जी, स्वयं में हम राज्य आंदोलनकारी साथी भी हैं, और कमलेश हमारी बहन है, पहले कांग्रेस में थी, अब बीजेपी में है। मैं सबका अभिनंदन कर रहा हूँ और इस हेल्दी बहस के लिए मैं तो आपका ये कहकर के कि पहले कांग्रेस में थी, अभी बीजेपी, अंतरात्मा की आवाज जागृत करना चाहते हैं? मैं आपकी इस शानदार बहस जो आपने शुरू की है, मैं कहना चाहता हूं, जो समान नागरिक संहिता जो सरकार लानी जा रही है, 11 नवंबर 2022 को इसकी कमेटी नई टिहरी में आई थी, जहां मेरा निवास है, और हमने एक ड्राफ्ट बाकायदा उस दिन उस कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया था अपने साथियों के साथ, और मैंने उसी दिन कमेटी को ये कह दिया था कि ये कंकरेंट लिस्ट का हिस्सा है, जो हमारी समवर्ती सूची है, उस सूची का हिस्सा है। इसमें यद्यपि राज्य सरकार भी कानून बना सकती है, केंद्र भी कानून बना सकती है, लेकिन इसके ऊपर हमारा संविधान है। संविधान का जो हमारा भाग 3 है, जो मूलाधिकार है, जिसको हमारी आत्मा मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, 12 से 35 के जो इसके अनुच्छेद हैं संविधान के, उनमें बहुत सारे हमारे लीडिंग केस हैं पुराने सुप्रीम कोर्ट के, जिसमें कहा गया है कि आप आधारभूत ढांचा, जो हमारा संविधान का मूल अधिकार है, वो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। हमको बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़छाड़ किए हुए ही कोई कानून बनाना, सरकारें चाहे वो राज्य की हो चाहे केंद्र की सरकारें हो, जब भी कोई कानून बनाती है और उनमें न्यायालयों को ये लगता है कि बेसिक जो स्ट्रक्चर है, जो आधारभूत ढांचा है, उसमें छेड़छाड़ हुई है, तो उस कानून को क्वेश्चन कर दिया जाता है। यहाँ स्थिति यह है कि उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप समान देश के नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाना चाहते हैं, तो आप इसको केंद्रीय कानून क्यों नहीं बनाते? मोदी जी इसको राज्यसभा लोकसभा में क्यों नहीं लाते हैं? आपके पास बहुमत है, क्योंकि जैसे ही आप स्टेट में इसको पास कराएंगे, यूपी में आपका अलग होगा, उत्तराखंड में अलग होगा, अन्य हरियाणा में अलग होगा,
जहां जहां आपकी सरकार है वहां वहां अलग होगा, लेकिन जो केंद्रीय कानून होगा, आफ्टर ऑल अम्ब्रेला लॉ वही होगा। ये कानून जो स्टेटें बना रही हैं ये क्वैत हो जाएंगे या उसमें विलय हो जाएंगे। तो आपको क्या लगता है स्टेट गवर्नमेंट क्यों लाना चाह रही है? नहीं है, ये तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसा धामी जी काम कर रहे हैं। ये तो मोहन से नीचे लागू होगा कि नहीं होगा, इसमें तो बहुत सारी खामियां हैं। और आपको उसके बाद जो हमारे सेंट्रल लॉज हैं, जो हमारी अन्य विधियां हैं, उनमें आमूल चूल परिवर्तन करना होगा। क्या आप उन परिवर्तनों को कर सकती है स्टेट? वो जो सेंट्रल एक्ट्स हैं, उन एक्ट्सों में क्या संशोधन राज्य सरकार को अधिकार है या नहीं है? 368 में ये इस सरकार को राइट नहीं है। यद्यपि हमारे नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया है कि राज्य से मतलब वहां सरकारों से है, केंद्र की सरकार से है, वो जनता के लिए इस तरह का कोई कानून बना सकती है, ये कहा नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया है, लेकिन उसको बाध्यकारी नहीं माना है। यद्यपि ये गोवा में 1961 में लागू हुआ था, तब वो भारत का हिस्सा नहीं था, तब लागू हुआ था। लेकिन इस समय अगर केंद्र, जब सारी जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की मंशा है कि समान देश के नागरिकों के लिए एक समान कानून वो बनाना चाहती है, तो वो केंद्र में क्यों नहीं इस कानून को लाते, ताकि वो एक अम्ब्रेला लॉ हो, पूरे देश भर में वो लागू हो। वो केवल उत्तराखंड में ही प्रयोग क्यों करना चाहते हैं? क्या उन्होंने हमको प्रयोग का विषय समझा है? क्या उत्तराखंड के लोग प्रयोग का विषय? वापस आ रहा हूं। मैं दूसरे भट्ट साहब यूकेडी प्रवक्ता उनके पास में जाना चाहूंगा। सर, क्या लगता है सरकार का कोई एजेंडा है इसमें, या जो भट्ट साहब कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि एक अम्ब्रेला लॉ की तरह होना चाहिए, हमारे यूनियन गवर्नमेंट है तो ये केंद्र लेके आवे? देखिए, मैं यूसीसी पे बात करूं इससे पहले मैं मुख्य पृष्ठभूमि पर बात करूंगा जी कि देखिए, उत्तराखंड राज्य की जनसंख्या 1,35,00,000 के लगभग है। सरकारी आंकड़ों में देखें तो 1,01,00,000 है। देश की जनसंख्या 140 करोड़ है। उत्तराखंड राज्य मांगा क्यों गया था? उत्तराखंड में पलायन था, बोली भाषा पर अधिकार नहीं था, राज्य के विकास से दूर था। जब हम उत्तर प्रदेश में थे तो ये पर्वतीय क्षेत्र विकास से दूर था। इन बिंदुओं को लेकर हमने अलग राज्य की लड़ाई लड़ी। राज्य बनने के बाद हम जिन मूल बुनियादों के लिए संघर्ष कर रहे थे, कमोवेश इन 23 वर्षों में इंच मात्र काम नहीं हुआ। अगर हम राजधानी के मामले में बात करें तो 0, पलायन पर करें तो 0, रोजगार पर बात करें तो 0, बोली भाषा पे बात करें तो 0। कहने का मतलब है हम जहां से शुरू हुए थे आज 23 वर्ष के बाद भी वहीं पर खड़े हैं। और उत्तराखंड के अंदर आंदोलन ही इसी बात के हो रहे हैं कि रोजगार दे दो, पलायन रोको, विकास से जोड़ो, बोली भाषा पे काम करो। इस पर भाजपा काम नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में कसमें खा खा कर जनता के पैर पकड़ पकड़ कर कहा था कि हमको सरकार दो, हम यहाँ पर सुशासन लाएंगे, 50,000 नौजवान बच्चों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, लोकायुक्त कानून लाएंगे, भ्रष्टाचार पर रोक लगाएंगे और उत्तराखंड के अंदर हुए घोटालों की जांच करके दोषियों पर कार्रवाई करेंगे। इस पे काम नहीं हुआ। आज तक लोकायुक्त कानून लागू नहीं हुआ और अब लोकसभा चुनाव आ गए, अब ये यूसीसी चिल्लाने लगे। मैं पूछना चाहता हूं, यूसीसी कानून जहां की जनसंख्या मात्र 1,35,00,000 है, वहां पर यूसीसी लागू करने का क्या मतलब है? अगर आपको महिलाओं के सम्मान की बात है, समान कानून और समान अधिकार देने की बात है, तो उत्तराखंड की महिलाएं तो जंगली जानवरों से परेशान है। आपको वन अधिनियम में परिवर्तन करना चाहिए। गांव में लकड़ी लेने के लिए जंगल में महिला जाती है तो बाघ मार देता है। यहाँ की महिलाएं चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं कि हमारा प्रसव सड़कों पे होता है, हॉस्पिटल खोलो। हॉस्पिटल नहीं खोलना, महिलाएं सड़कों पे बच्चों का जन्म कर रही है, डॉक्टर नहीं भर्ती करना। मगर यूसीसी, इसके पीछे की सच्चाई ये है कि जिस देश के अंदर भ्रष्ट राजा हो जाए तो वो राजा ऐसे ही जुमले छोड़ छोड़कर देश की जनता को गुमराह करता है। मैं पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में जिस समुदाय का डर दिखाकर ये यूसीसी उत्तराखंड में जो प्रयोग कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में लागू क्यों नहीं करते? हमारे साथ में विद्वान भाई हमारा वकील है शांति भट्ट, इसने कह तो दिया कि अगर ये बड़े छाते के नीचे कानून नहीं बनेगा तो राज्यों के कानून की कोई वैल्यू नहीं है। जिस दिन केंद्र में ये कानून बनेगा, राज्य के कानून क्वैश हो जाएंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को समझ नहीं आ रहा है? इसके पीछे की सच्चाई ये है कि उत्तराखंड को इन्होंने प्रयोगशाला बना दिया। कैसा प्रयोगशाला? मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से। ऊर्जा प्रदेश है, 7 रुपए बिजली मिल रही है। जड़ी बूटी प्रदेश है, बाबा रामदेव गांव खोद के जड़ी बूटियां ले गया, पहाड़ के लोगों को 1 पैसे का।
पर्यटन प्रदेश का ये हाल है कि मुख्य प्रधानमंत्री आकर कह रहे हैं कि यहाँ पर अब पर्यटन जो है देवभूमि की तरह नहीं होगा, अब यहाँ पर वेडिंग डेस्टिनेशन बनाकर हम इसको बैंकॉक बना देंगे। कहने का मतलब है सारे प्रयोग पहाड़ की जनता के ऊपर, हमारी मूल भावनाओं के खिलाफ ये भारतीय जनता पार्टी काम पे काम किए जा रही है। अब आ जाइए यूसीसी पे। मैं पूछना चाहता हूं कि उत्तराखंड में यूसीसी की तो मांग नहीं है। उत्तराखंड के जो ज्वलंत मुद्दे उन पर काम करिए, पलायन रोकने पे बात कीजिए, रोजगार पर बात कीजिए, लोकायुक्त पर बात कीजिए, उत्तराखंड में भ्रष्टाचार पर बात कीजिए। इस पर कोई बात नहीं। मैं बात खत्म कर रहा हूँ। कहने का मतलब है अगर ये यूसीसी कल लागू कर देंगे तो मैं सनातन धर्म का व्यक्ति हूं, मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, भारतीय संविधान में तो समलैंगिक रिश्तों को समान अधिकार है, तो क्या उत्तराखंड के अंदर सनातन के व्यक्ति समलैंगिक को रिश्ते को स्वीकार करेंगे, लिविंग रिलेशन को स्वीकार करेंगे? तो भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में प्रयोग कर कर केवल एक संदेश देना चाहती है कि उत्तर प्रदेश में भी हम इसके बाद यहाँ लागू करेंगे। अगर इनकी राजनीतिक औकात है तो ये उत्तर प्रदेश में लागू करके दिखाएं, केंद्र में लागू करके दिखाएं। यूसीसी कानून तो केंद्र का कानून है। भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाज पार्टी है, बेईमान पार्टी है, भ्रष्ट पार्टी है, ये चंद पूंजीपतियों की पार्टी है, जिस कारण उत्तराखंड को खत्म करने की बात कर रहे हैं। हम इसे बर्दाश्त करेंगे। वापस आ रहा हूं आपके पास में। कमलेश जी आपको जवाब देंगे, उसके बाद में प्रदीप जी मैं आपके पास में लौटूंगा। जी कमलेश जी, अभी आपने सुना आपके जो साथी दो प्रवक्ता हैं आपके विरोधी दलों के, उनका साफ कहना है कि सरकार अपने एक एजेंडे को साथ में लेके काम कर रही है। जो डिमांड उत्तराखंड की है वो फुलफिल नहीं कर पा रही है, लेकिन ध्यान भटकाने के लिए यूसीसी लेके आए। देखिए, मैं सबसे पहले तो सभी मेरे महानुभाव है, मैं सबको नमस्कार। अरे महानुभाव नहीं है, बहन है हमारी। हाँ बिल्कुल। देखिए, आज यूसीसी के ऊपर डिबेट होनी है, मुझे लगता है तो हमारी ज्यादा चर्चा उस पर होनी चाहिए, ना कि और मुद्दों के ऊपर। अभी भट्ट जी भी बहुत सारी चीजें बोल रहे थे, मैं जवाब दूंगी इस बात का भी। लेकिन यूसीसी क्या है उसमें ऐसी चीजें जिसकी वजह से राजनीतिक दलों को इतनी परेशानियां हो रही है। केंद्र की, वाकई ये सही बोला कि ये केंद्र की सोच है, माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है, और वो सीधा यहाँ राज्य में पहुंची। पुष्कर सिंह धामी जी जो ड्राफ्ट इतना लंबा चौड़ा तैयार करे थे, जो जनता के सुझाव से आगे आया है, सामने आया है, तो ये संकल्पबद्ध है बीजेपी सरकार इस वक्त की वो महिलाओं को लेकर के, युवाओं को लेकर के बिल्कुल संजीदा तौर पर काम करना चाहती है आगे। समान अधिकार का मतलब क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार मिले, चाहे वो लड़की हो, बेटा हो, बेटी हो, शादी में समान अधिकार मिले। ये किसी धर्म की बात नहीं है कि कोई एक धर्म को आगे किया जा रहा है या दूसरे धर्म को पीछे किया जा रहा है। ये तमाम जो सारी चीजें हो रही है, मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों को इस वक्त साथ मिलकर के सरकार के साथ में एक अच्छी सलाह के साथ में इस यूसीसी को लागू होने देना चाहिए, क्योंकि अभी ये मसौदा तैयार हुआ है, ड्राफ्ट तैयार हुआ है, और ये अभी पटल पे रखा जाना है। अगर इसमें कुछ कमियां होंगी, कहीं ना कहीं कुछ त्रुटियां होंगी, तो जाहिर सी बात है माननीय विधायक प्रतिनिधि जो लोग हैं वो लोग इस चीज में सलाह देंगे और पटल पर इस चीज का डिस्कशन भी होगा। अभी लागू तो नहीं हुआ, लेकिन समझ नहीं आता है कि राजनीतिक दल किस तरीके से पहले एक ऐसी धारणा बना लेते हैं कि कोई भी चीज जो सरकार लागू करेगी शायद वो गलत होगी, उसको लागू होने देना चाहिए, ताकि पता चले कि जनता के बीच में जाकर के अगर गलत होगा तो जनता अस्वीकार कर देगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर महिलाओं को समान अधिकार मिले, एक जो दामाद है, एक जो बेटा है, जो बेटा आपका माँ बाप की जिम्मेदारी संभालता है, बेटी किसी और के घर में जाते, अगर दामाद को भी अपने जो सास ससुर की अगर खिदमत करने का मौका मिले तो क्या बुरी बात है? ये अधिकार कोई गलत है क्या? जो महिलाएं, हमारी जो मुस्लिम बहनें हैं, जो हलाला करती हैं, जो इद्दत करती हैं, 3-3 महीने की इतनी कष्टाई, इतनी कठिनाई सहती है, उसके बाद उनको अगर उनका पति उनको छोड़ देता है 3 तलाक देकर के, और वो उसके बाद अगर उसी पति के साथ रहना चाहती है तो उनको दोबारा किसी व्यक्ति की करनी पड़ेगी, तब वो अपने पहले पति के पास जा पाएगी। तो अगर सरकार इस चीज को खत्म करके महिलाओं की एक सम्मानजनक नीति को बनाना चाहती है तो इसमें गलत क्या है? दूसरी बात, इस देश के अंदर देखिए, केंद्र से लेकर के यहाँ तक यूसीसी जो एक समान नागरिकता का जो एक इतना बड़ा जो एजेंडा माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखा है, जाहिर सी बात है वो सब जगह लागू होगा। लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानियां इस वजह से, देखिए कांग्रेस जिस समय सरकार में थी वो भी तो लाना चाहती थी यूसीसी, तो आज प्रॉब्लम क्या हुई? आज दिक्कत कहाँ आ रही है राजनीतिक दलों को? ये समझ में नहीं आता। आपको हम आपसे बताना चाहते हैं, रिलेशन की बात करी अभी भट्ट जी ने कहा कि लिव जो रिलेशन है हमारा, अभी तक चोरी छुपे से बच्चे रहते हैं, लड़कियां रहते हैं, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई घटनाएं ऐसी घट जाती है जिसके बाद राजनीतिक दल से लेकर के हम भी सब सड़कों पर उतरते हैं कि ये ऐसा क्यों हो गया, लड़की का मर्डर, लड़की का ये सारी घटनाएं घट जाती है।
लेकिन अगर वो रजिस्ट्रेशन होकर रहेंगे और माँ बाप को भी पता होगा तो मुझे लगता है लिव इन रिलेशनशिप शायद हो सकता है खत्म हो जाए, क्योंकि बच्चों को चोरी से रहने की आदत पड़ गई। अगर रजिस्ट्रेशन से होगा तो ये सारी चीजें सामने आएंगी, दिखाई देंगी। रही बात यूकेडी की, अभी भट्ट जी हमारे कह रहे थे, उनको भी मौका मिला बार बार सत्ता में आने का, उनके विधायक भी बने, उन्होंने आगे क्यों इस चीज को आगे नहीं बढ़ाया? आज वो अगर जीरो पर है, अगर जनता ने उनको बिल्कुल भी जो जगह नहीं दी है यूकेडी। और कांग्रेस की बात तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो खुद ही तो इन चीजों को लागू करते हैं, और जब कोई दूसरी सरकार आती है वो लागू करना चाहती है तो इनको बड़ी दिक्कत होती है। आप सलाह दीजिए, अच्छी सलाह दीजिए सरकार को, सरकार मानेगी। सरकार ये नहीं कह रही कि हमें विपक्ष की सलाह नहीं चाहिए, यूकेडी भी सलाह दे सकती है, कांग्रेस भी सलाह दे सकती है। आज क्योंकि एक प्रतिनिधि के रूप में है, विपक्ष का काम है अच्छी सलाह देकर के, सकारात्मक सोच के साथ में सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम करे। लेकिन कहीं ना कहीं उनको हर चीज में कोई ना कोई अड़चन आ जाती है, चाहे यूसीसी लागू करने की बात हो, चाहे 370 लागू करने की बात हो, चाहे 3 तलाक लागू करने की बात हो, चाहे इस प्रदेश के अंदर पलायन की बात हो रही थी। पलायन रोकने के लिए सरकार कितनी संजीदा, कितना काम कर रही है। रोजगार देने के लिए स्वयं सहायता समूह के जरिए महिलाओं को कितना सुदृढ़ बनाने की बात हो रही है, लेकिन वो चीजें नहीं दिखाई देती। सरकार जो अच्छा काम करती है, विपक्ष चाहता ही नहीं है कि उसको हम लोग आगे आगे लेकर के, लेकिन नकारात्मकता, नेगेटिविटी सोच करके जनता को भ्रमित करने का काम अन्य राजनीतिक दल कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यूसीसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा कमलेश जी वापस आ रहा हूँ आपके पास। कमलेश जी वापस लौट रहा हूँ। मैं एक का समय रुकी, क्योंकि भट्ट जी ने अभी बहुत अच्छी बात बोली थी कि ये जो हमने प्रदेश बनाया, किसने बनाया था? ताकि ये प्रदेश विकास करे, तरक्की करे। और महिलाओं का सबसे बड़ा जो योगदान है वो यहाँ महिलाओं का है, उन्होंने यहाँ बलिदान दिया है। और हमें लगता है कि महिलाओं को समान अधिकार के साथ साथ राजनीतिक सामाजिक तौर पर भी और सशक्त बनाने की बात है, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी और धामी जी इस पर पूरा पुरजोर तरीके से काम कर रहे हैं। तो राजनीतिक दलों को इसमें सहयोग करना चाहिए, मेरा तो यही निवेदन है आपसे। प्रदीप जी आपके पास में आना चाहूंगा मैं। कमलेश जी को भी सुना और यूकेडी और कांग्रेस को भी आपने सुना, क्या मानना आपका? गवर्नमेंट का अपना कोई एजेंडा है या समय की आवश्यकता है? ये देखिए, निश्चित रूप में जो सरकारें होती हैं वो किसी न किसी एजेंडा या किसी न किसी ऐसे बिंदु को लेके, विशेषकर जब चुनावी जब समय आता है तो एक ऐसी परिस्थितियां पैदा की जाती है। इसीलिए सलाहकार मंडल और तमाम जो आजकल जो है अब तो हाईटेक हो गया है, तो तरह तरह की टीमें बना के किस तरीके से पब्लिक का जो है बीच में, अब जिसके पास जितनी मैन पावर है उस हिसाब से वो अपने उनके पास सजेशन कलेक्ट हो जाते हैं, चाहे वो किसी की भी सरकारें रही हो किसी भी प्रदेश में। लेकिन मेरी केवल एक इल्तिजा थी, वो मैं हर डिबेट में इस बात को कहता रहा हूँ कि किसी की भी सरकार हो, यूसीसी हो या कोई भी बिल हो, वो पहले आम जनता के सामने उसका ब्रीफ होना चाहिए कि यूसीसी है तो यूसीसी का ये वास्तविक जो है वो ड्राफ्ट है क्या। अगर सजेशन गए थे जिनकी समझ में आया, मैं सीधी सी बात है, आज सिंपल सा आदमी अगर कोई जो है एक भुगतान कर रहा है, चाहे पेटीएम कर रहा है, यूपीआई कर रहा है, गूगल कर रहा है, लेकिन कई चीजों का उसको वास्तविक मूल्य 100 में से 70 आदमियों को नहीं मालूम है। वो खाली स्कैन कर रहा है, पैसे दे रहा है, लेकिन कई चीजें। तो ऐसे ही इस यूसीसी के मामले में आम जनता को भरोसा में लेते हुए, ब्रीफ करते हुए, चाहे वो पार्टी अपने भारतीय जनता पार्टी बताती या सरकार अपने जो है प्रतिनिधियों के माध्यम से, सचिवों के माध्यम से, या स्वयं मुख्यमंत्री उस बात को परिपेश करते हैं कि भाई ये यूसीसी का पूरा जो संधि विच्छेद है, ये जो ब्रीफ है वो क्या चीज है। दूसरी बात, अगर हम एक समान की बात कर रहे हैं, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि 42 शहादतों के बाद इस राज्य की जो परिकल्पना पूरी हुई थी, क्या हमें बाकी पूरे भारत के अंदर जिस प्रकार से पूरे राज्यों को वो अधिकार मिल रहे हैं, उत्तराखंड को वो अधिकार मिल रहा है? मुझे मेरा मूल निवास नहीं मिल रहा है, जबकि लोग अपने दूसरे प्रदेशों में भी ले रहे हैं और हमारे यहाँ भी उसका लाभ ले रहे हैं। हमारे यहाँ जैसे अभी रमन जी ने बहुत अच्छी बात कही कि महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बहुत बढ़िया कही, तो क्या मैं ये मान लूं कि अब रमन जी भारतीय जनता पार्टी में आ गई है तो अंकिता भंडारी, पुरोला वाली या तमाम जुड़े हमारे साथ एक समान हमारे साथ न्याय हो पाएगा? जैसे निर्भया को 6 महीने में न्याय मिला, तो मैं ये मान लूं कि अब उसके लिए सरकार कोई विशेष पहल करेगी, कोई विशेष पैनल बनाएगी, विशेष वो आयोग बिठाए जाएंगे? तो ऐसे कई चीजें हैं, शिक्षा से लेके, समाज से लेके, तमाम छात्रवृत्तियों से लेके कई चीजें मैं ऐसी आपको बता सकता हूं कि उसमें पहली प्राथमिकता है। लेकिन आपने बिल्कुल सही पकड़ा, इसीलिए आप चौथे स्तंभ में कि आप उस बारीकी को जानते हैं कि सरकारें किस दिशा में किस दृष्टि से काम करती हैं, किस तरह से, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि मामले को डाइवर्ट भी किया जाता है। इस समय रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा उत्तराखंड के अंदर है, इस समय बहुत बड़ा मुद्दा हमारे यहाँ परिसीमन का होने वाला है। ये चीजें हमारे यहाँ परिसीमन बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मूल निवास जो सशक्त भू कानून है बहुत बड़ा इशू हो रखा है। तो इस प्रदेश को हम लोग हाशिए पे ले जाने के बजाय मैं चाहता हूं कि आप इस बारे में, क्योंकि आप लोगों ने बहुत चर्चाएं इस पे करी हैं,
तो कहीं ना कहीं मैं रमन जी से ये कहना चाहूंगा कि वो सरकार को ये सुझाव दें कि वो इस परिप्रेक्ष्य में भी अगर ठीक है वो अपना एजेंडा चलाए, हमें कोई नहीं है, यूसीसी करे, अगर जिसमें आम जन का भला हो रहा है। हम कोई देवभूमि है, हम देवभूमि के वासी हैं, हम किसी भी चीज को लेके हमारा दिल बहुत बड़ा है, लेकिन हमारे अधिकारों का हनन ना हो, हमें ना कुचला जाए, पहले हमारे मौलिक अधिकार दे दिए जाए, तब हमें दूर के सपने सुहाने लगेंगे। बिल्कुल। मैं चले वापस प्रदीप भट्ट जी कांग्रेस के पास में जाना चाहूंगा। मैं थोड़ा समय कम है, सभी आप बहुत शॉर्ट में बात करें। ये चले समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, अब बचता है सरकार के पाले में बोलने कि सरकार इसे लागू करती है कि नहीं करती है, केंद्र लागू करेगा उसका इंतजार करना होगा। ये तमाम चीजें हैं, अभी भी सवाल मुंह बाए खड़े हैं कि सरकार लागू कब करेगी। मैं अभी जैसे ही ये रिपोर्ट सौंपी उसके बाद में एक मैं बयान देख रहा था धामी साहब का, उन्होंने कहा कि जो चुनाव में हमने वादा किया था वो पूरा किया है। तो यहाँ पे मैं भट्ट साहब आपके पास में आना चाहूंगा, कांग्रेस प्रवक्ता, कि गवर्नमेंट का ये तो पहले से प्लान था और कहा हुआ था पब्लिक के सामने कि हम यूसीसी लेके आएंगे। आपका सुझाव सही है कि आप अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आना चाहते हैं तो पूरे देश में एक समान होना चाहिए। अलग अलग राज्यों का एजेंडा बनेगा तो इससे और स्थितियां खराब होंगी। तो अभी भी लागू होने में समय है, लगेगा। अभी तो रिपोर्ट आई है, हो सकता है केंद्र को सबमिट करें कि उत्तराखंड में इस तरह का प्रपोजल्स मिले हैं। क्या लगता है आपको? मैं प्रदीप भाई साहब की एक बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जब सरकार ये ढिंडोरा पीट रही है कि हमने समिति ने बहुत सारे लोगों को सुना और एक ड्राफ्ट तैयार किया, तो वो जन सामान्य के लिए क्यों नहीं प्रकाशित हुआ? वो ड्राफ्ट प्रकाशित होता, हम भी देखते कि लोगों की बातों को उसमें रखा गया है, नहीं रखा गया है। मेरे जिले में, जिस जिले से मैं आता हूँ, या देहरादून का जो जिला है या अन्य भी क्षेत्र है, हमारे क्षेत्रों में बहु संस्कृति है, कहीं बहुपति प्रथा है, कहीं बहुत सारी चीजें हैं। तो क्या वो अब अपराध मान लिए जाएंगे? सरकार को सब हितधारकों को सुनना चाहिए था, सब हितधारकों की बात को उसमें सम्मिलित करना चाहिए था। और जब केंद्र की सरकार आईपीसी और सीआरपीसी में संशोधन करके उनके नए नाम ला रही थी, तब क्या उसमें ऐड नहीं कर सकती थी? हम जो अम्ब्रेला लॉ की बात कर रहे हैं, हम जो कह रहे हैं कि केंद्रीय कानून होना चाहिए, अगर आपकी मनोभावना सही है तो आप केंद्रीय कानून क्यों नहीं लाते? क्या मोदी सरकार कमजोर है? क्या आप ये दिखाना चाहते हैं कि धामी मोदी से बड़े हैं, मोदी से मजबूत धामी हैं? क्या मोदी जी कमजोर हैं? या लोकसभा और राज्यसभा में इनको हिम्मत नहीं है यूसीसी लाने की? क्यों नहीं लाते लोकसभा और राज्यसभा में? वहां इनका बहुमत है। तो हम अभी भी ये कह रहे हैं कि इनको जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो लीडिंग केसेस हैं, उन केसों को जरूर देखना चाहिए। उसमें मैं कुछ केस को कोट कर रहा हूं। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य का 1997 का केस है, इस केस को भी देखना चाहिए। मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ का केस है, इसको भी देखना चाहिए। गोलकनाथ बनाम भारत संघ का 1971 का केस है, इनको भी देखना चाहिए। और जो केशवानंद भारती बनाम भारत संघ का 1974 का केस है, जिनमें मूल अधिकारों की छेड़छाड़ की बात कोर्ट ने 368 में कही थी कि संसद को यद्यपि असीमित शक्तियां हैं, लेकिन वो शक्तियां ऐसी नहीं है कि वो किसी आधारभूत जो अधिकारों का हनन किया जाए। जो हमारा आर्टिकल 14 है, क्या उसमें छेड़छाड़ नहीं होगी? और बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिनमें अभी हमारे भाई लोग कह रहे थे, चाहे वो समलैंगिकता विषय है, रिलेशनशिप का विषय है, या बहुविवाह का विषय है, भरण पोषण का विषय है। भट्ट साहब मैं माफी चाहूंगा, समय शॉर्ट है। मैं दूसरे भट्ट साहब यूकेडी वालों के पास में एक बार जाना चाहूंगा क्योंकि समय कम है। हम सब एक सर समय जी भट्ट साहब यूकेडी प्रवक्ता भट्ट साहब, एक सेकंड के लिए अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ। जी बोलिए। उत्तराखंड राज्य के लोग मूल निवास और भू कानून मांग रहे हैं, ये हमें यूसीसी दे रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अंकिता भंडारी के वीआईपी का नाम बता दीजिए, ये यूसीसी थोप रहे हैं। जिन मुद्दों को जनता चाह रही है उनसे इतर ये काम सर जी यूकेडी चलिए उत्तराखंड क्रांति दल जी भट्ट साहब। देखिए, हमारा बड़ा स्पष्ट कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की जो फुल फॉर्म है बड़ी झूठी पार्टी। अभी यहाँ पर साबित हो गया कि जो जनसंख्या उत्तराखंड में 5-6% है, उसकी चिंता तो यूसीसी में मुख्य जो है धामी जी दिखा रहे हैं, मगर जो यहाँ पर 90% से ऊपर है, जो विकास से महरूम है, उसकी चिंता धामी जी को नहीं है। अपने ही धामी जी कह रहे हैं कि मैंने जो वादा किया उसे निभा रहा हूं। तो भाई 50,000 नौजवान बच्चों को रोजगार देने का और लोकायुक्त कानून लागू करने का, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करने का वादा किया था, उस पर क्या है? मेरा कहने का मतलब है, और यहाँ पर रमन बहन ने एक बात बहुत अच्छी कही
कि भारत के प्रधानमंत्री जी नालायक और राजनीतिक रूप से निकम्मे साबित हो गए, इसीलिए धामी नालायक बनकर यहाँ पर जो है यूसीसी लगा रहे हैं। अरे भाई, जब केंद्र का कानून है तो राज्य को काहे को झोंक रहे हो? जब केंद्र का कानून है तो राज्य में काहे को झोंक रहे हो? हमारे यहाँ पर हमारे यहाँ पे बोक्सा लोग हैं, हमारे यहाँ पर जनजाति है, अगर उनके धर्मों के साथ छेड़छाड़ करोगे तो उत्तराखंड में क्या बवाल नहीं मचेगा? मेरा कहने का मतलब है हमारी भट्ट साहब, हमें शब्दों का गरिमामय तरीके से प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि रिस्पेक्टेबल है। जो संवैधानिक पदों पे बैठे हुए हैं, जनता ने चुना है उनको। बात हो रही है, 5% लोगों की चिंता कर रहे हो, उत्तराखंड के 97% लोगों के अधिकारों पर ढाका पड़ रहे हो। अब मैं बताऊं, कब यूसीसी लागू हो गया तो हमारे जनजातियों के जो परंपरागत रीति रिवाज है। कमलेश जी जवाब दे रही है, कमलेश जी जवाब दे रही है, कमलेश जी जवाब दे रही है सर, कमलेश जी जवाब दे रही है, कमलेश जी जवाब दे जी, कमलेश जी और मैं कमलेश जी को सुनिए सर, आपने सवाल खड़े कर दिए तो अब जवाब तो सुनिए सर। आपने सवाल खड़े किए, आपने सर सवाल खड़े किए तो जवाब सुनिए। भट्ट साहब हमने सवाल खड़े किए तो कमलेश जी जवाब दे रही हैं आपको। जी कमलेश जी। देखिए सर, भट्ट जी का मैं बहुत सम्मान करती हूँ, आदर करती हूँ, बड़े हैं, लेकिन शब्दों का चयन किसी के लिए भी करें तो बहुत अच्छे तरीके से करें। लोग भी देख रहे हैं, आप कैसे शब्दों का चयन कर रहे हैं? चलिए भट्ट साहब उनको जवाब देने दीजिए, भट्ट साहब जवाब देने दीजिए प्लीज सर। समय का अभाव है, एक बार जवाब देने दीजिए भट्ट साहब, जवाब देने दीजिए, समय का अभाव है। जी कमलेश जी कंटिन्यू करिए आप। मेरी बात का मैं जवाब देना चाहती हूँ भट्ट जी। अभी हमारे शांति प्रसाद भट्ट जी ने कहा नहीं कर रही, यूसीसी लागू हो रहा है, धामी लायक है कि मोदी लायक है, ये बताइए आप। पूरे देश में जवाब दे रही हैं, आपने सवाल खड़ा किया तो जवाब तो सुनिए, जवाब सुनिए सर। कमलेश जी कंटिन्यू करिए, कमलेश जी आप बोलिए कमलेश जी बोलिए। ये केवल सवाल खड़ा करते हैं, जवाब नहीं देते, इसीलिए जनता ने 1% वोट भी नहीं दिया कि इनकी जमानत बच पाए। दूसरी बात, मैं चाहती हूँ कि देश के अंदर समान कानून जो बनेगा वो पूरा देश के लिए बनेगा, लेकिन प्रत्येक राज्य की जो भौगोलिक परिस्थितियां वो अलग अलग है, उसमें कुछ ना कुछ अमेंडमेंट तो होंगे ही होंगे। सारी चीजें देखनी पड़ेगी, समय समय पर संविधान में संशोधन हुए हैं और सबने किए हैं, क्योंकि जब हमारा देश आजाद हुआ था तब जो हमारा जिस परिस्थितियों में हमारा संविधान बना था और आज जो हमारी 140 करोड़ की जो जनता बैठी है इस वक्त, संविधान हमेशा चेंज होते हैं लेकिन जनता के हित में होते हैं। अभी इन्होंने कहा कि जनता से नहीं पूछा, 20,000 लोगों ने इसमें परामर्श दिया इस ड्राफ्ट को तैयार करने में, जो कमेटी बनी। दूसरी बात, अभी ये लागू नहीं हुआ, अभी ये विधानसभा के अंदर जाएगा, पटल पे जाएगा, वहां पर और सारे अमेंडमेंट हो सकते हैं, वहां पर और सुझाव आ सकते हैं। तो जितने भी राजनीतिक दल है, अगर सकारात्मकता सोच के साथ में चलेंगे, देखिए जब जिस समय हमें पंचायतों में आरक्षण दिया जा रहा था तभी भी तो अमेंडमेंट हुआ कि नहीं हुआ। जिस वक्त जो है यहाँ पर 18 साल की उम्र वाले को वोट देने की बात हुई तब भी तो अमेंडमेंट हुआ। तो समय समय पर ये सारी चीजें होती है और सरकारें करती है, किसी की भी सरकार हो, आज भाजपा की सरकार है, अगर वो अच्छे काम कर रही है तो मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों को इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और सलाह देनी चाहिए सरकार को कि अच्छे काम के लिए। तो धामी जी लायक है, मोदी जी नालायक है, ये बता दीजिए, इसका जवाब दीजिए बस। अच्छा भट्ट जी, मुझे सिर्फ इतना बताइए, यूसीसी से आपको नुकसान क्या है? चलिए बताइए, नुकसान क्या हो रहा है? गाँव में महिला प्रसव सड़कों पे कर रही है, उस पर आपको क्या दिक्कत है? उन्हें सुविधा देने में दिक्कत क्या है? तुम्हें उन्हें दिक्कत देने सुविधा में दिक्कत क्या है? गाँव में रोकने के लिए नीति बनाने में दिक्कत क्या है? अगर बेटी की शादी 21 साल में शुरू हो जाए होनी तो क्या बुरी बात है, लेकिन राजनीतिक दल होने के नाते थोड़ा सा एक संयम रखना चाहिए कि सरकार जो पटल पे लाएगी अगर उसमें कुछ कमियां होंगी तो जाहिर सी बात है उन कमियों को आप बताएंगे, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। जनता ने आपको नकार दिया और नकारे में लोग अगर इस तरह की भाषा क्या और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत ही अफसोस जी प्रदीप जी 30 सेकंड में आपसे जानना चाहूंगा, प्रदीप जी आपसे जानना चाहूंगा 30 सेकंड में कि वाकई अब रिपोर्ट आ केवल पूरे जन टीवी की बात का समर्थन करते हुए केवल इतना कहना चाहता हूं कि रमन जी की बात को आगे बढ़ाते हुए कि अगर यूसीसी पे सबके जब सुझाव मांगे गए थे 20,000 आपने कहे, हम ये कह रहे हैं सशक्त भू कानून के लिए पूरी समिति के सुझाव मांगे गए, समिति गठित भी हुई, उसमें आईएएस की रिपोर्ट भी आई, वो क्यों नहीं डिस्क्लोज की गई? हमारे लिए तो सबसे पहली प्राथमिकता वो थी। जिस राज्य के लोगों ने वोट देना है और उत्तराखंड अगर उसमें प्रथम आना चाहता है यूसीसी को लागू करने के लिए, लेकिन हमारे सशक्त भू कानून की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू की गई? बस करने के लिए सरकार बिल्कुल कटिबद्ध है, संकल्पबद्ध है कि जो आपने बोला भू कानून
चीजें हो। चले, मैं माफी चाहूंगा सर, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है, मैं तमाम अतिथियों को रोकना चाहूंगा। तो चलिए, यूसीसी को लेकर के जो कमेटी बनी थी उसने रिपोर्ट मुख्यमंत्री धामी को सौंप दी है और अब उसके आगे की प्रक्रिया हाउस में जाएगी, डिबेट के लिए रख सकते हैं या अब इसे होल्ड कर सकते हैं। लेकिन ये दावा है बीजेपी का कि हमने इलेक्शन में जो कमिटमेंट किया था वो हमने पूरा किया है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।